नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, एक नए उत्साह और एक नए जोश के साथ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। याद रखना है 2015 में। इस आयोग की स्थापना के लिए एक अधिनियम लाए थे हम। कब? 2015 में अधिनियम था, अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 2015। याद रखना है कि उत्तराखंड की जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, यह एक वैधानिक आयोग है, क्योंकि इसकी स्थापना एक कानून के तहत हुई है जो कि 2015 में लाए गए थे। जबकि जो भारत की जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वह एक संवैधानिक है। याद रखना है, भारत के लिए जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वह एक संवैधानिक है, जो भारतीय संविधान में जिससे संबंधित है 338 ए। भारतीय संविधान का जो ये आर्टिकल है 338 ये भारत के अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताता है। जबकि उत्तराखंड की जो अनुसूचित जनजाति आयोग है यह एक वैधानिक आयोग है। याद रखना है, वैधानिक है। जबकि भारत के लिए जो अनुसूचित जनजाति आयोग है यह एक संवैधानिक है, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है यह आर्टिकल है 338 ए। याद रखना है 338 ए। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। जो उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग है उसकी संरचना कैसी है, उसमें सदस्य कौन कौन है। तो सबसे पहले एक अध्यक्ष होता है। याद रखना है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो याद रखना है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। और ये अनिवार्यता है कि इनमें कम से कम एक महिला तो होनी ही चाहिए। जो उत्तराखंड जनजाति आयोग है उसके लिए इनमें एक महिला तो होनी चाहिए। और दूसरा ये अनिवार्य है कि ये जो सभी के सभी सदस्य हैं ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए। याद रखना है, एक महिला होनी चाहिए और सभी के सभी जो सदस्य हैं ये अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए। जो अनुसूचित जाति आयोग है उनका जो कार्यकाल है, सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 3 वर्ष है, और इसकी जो नियुक्ति करते हैं, जो अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया और 5 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग लाने का जो उद्देश्य था कि जनजातियों के कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए ये आयोग लाए थे हम। उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए हम ये कानून लाए थे, और उनकी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हम ये आयोग ले आए थे। तो याद रखना है, हम आयोग क्यों लाए हैं? जनजातियों के कल्याण के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए और उनकी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। अगला है कार्य। जो उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग है उनके कार्य क्या होंगे? तो पहला कार्य है जांच और निगरानी करना। जांच और निगरानी किस प्रकार से? जो जनजातियों के लिए जो संविधान में या कानून के तहत जो भी सुरक्षा उपाय के लिए जो कानून बनाए हैं या जो संविधान में जो उनके लिए जो प्रावधान दिए हैं उनकी जांच करना और उनसे संबंधित कोई हनन तो नहीं हो रहा है उसकी निगरानी करना। जबकि जो दूसरा कार्य है वो शिकायतों का निवारण करना। उनके अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विशिष्ट शिकायतें होती है उनकी जांच किया जाता है और उनसे संबंधित उनके निवारण के लिए कार्य किया जाता है। तीसरा है उनके विकास के भागीदारी में, जो सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और सलाह देने का कार्य करता है। याद रखना है, उनके सामाजिक अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातियों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास की योजना के लिए क्या करना? सलाह देना। उनकी जो रिपोर्ट होती है, आयोग का जो रिपोर्ट होता है वो हर साल, प्रत्येक साल, याद रखना है, प्रत्येक वर्ष जो अपनी रिपोर्ट वो सरकार को प्रस्तुत करती है और अपने कामकाज के प्रति उन्होंने जो भी प्रावधान किए हैं या उन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं उनकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देती है। अगला है उनकी सिफारिशें। जो जनजाति आयोग है वो सिफारिश देती है इसको राज्य सरकार को कि जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए वो सिफारिश प्रस्तुत करते हैं, सिफारिश देते हैं किसको? राज्य सरकार को।
बात कर लेते हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां। अभी के समय में उत्तराखंड की जो कुल जनजातियां हैं वो 5 हैं। याद रखना है 5 जनजातियां हैं। इनमें से सबसे पहले भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति सीमांत हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति मानी जाती है। जोहारी, दारमा और ब्यासी इनकी उपसमूह है, जबकि ये लोग परंपरागत रूप से व्यापारी और पशुपालक थे। अगला है थारू जनजाति। थारू जनजाति तराई क्षेत्र, खासकर उधम सिंह नगर और नैनीताल में निवास करती है और ये कृषि आधारित जीवन निर्वाह करते हैं। विशिष्ट संस्कृति और लोक नृत्य के लिए थारू जनजाति प्रसिद्ध है। तीसरा है बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति भी तराई भाबर क्षेत्र में ही निवास करती है। इनसे संबंधी ये है कि बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति के रूप में पहचान मिली है। याद रखना है आदिम जनजाति के रूप में पहचान मिली है। तो कब मिली है कहेंगे तो 1981 में। याद रखना है बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में मान्यता मिली है 1981 में। और ये भी कृषि आधारित अपनी जीवन निर्वाह करते हैं। अगला है राजी जनजाति। राजी जनजाति उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है और ये भी एक आदिम जनजाति है। कहने का मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप। याद रखना है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब के रूप में ये पहचान जाती है और इसको आदिम जनजाति होने का जो गौरव मिला था कब 1975 में। याद रखना है 1975 में इनको आदिम जनजाति के रूप में पहचान मिली थी। और इनका जो निवास स्थान है वो है पिथौरागढ़ और चंपावत क्षेत्र में। पहले ये लोग वन आधारित, जितने भी वनों से आधारित अपना जीवन निर्वाह करते थे, अब इनकी एक स्थायी बसावट हो गई है। अगला है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति देहरादून के जौनसार भावर क्षेत्र में निवास करती है। इनका भी अपनी एक विशिष्ट परंपरा और सामाजिक परंपरा है और ये भी एक कृषि और पशुपालक जनजाति है। याद रखना है अभी के समय में जो उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखना है उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार जो अभी उत्तराखंड में कुल जनजाति आबादी है, याद रखना है कुल जनजाति आबादी है वो है 2,91,903। कुल आबादी है 2,91,903 जो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 2.9% होती है। याद रखना 2.9% उत्तराखंड की कुल जनजाति कुल जनसंख्या का है। जनजातियों की पहचान के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था जो कि 1965 में गठित की गई थी, जिनके अध्यक्ष थे BN लॉकर और ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। ये लॉकर समिति बनाने का उद्देश्य था कि यार किन समूह को हम जनजाति घोषित करें। तो लॉकर समिति ने कुल 5 प्रकार की क्राइटेरिया या जो पैरामीटर है वो तय किए थे, जिनके आधार पर हम किसी समूह को जनजातीय घोषित करें। तो पहला है कि आदिम जीवन शैली जीने के आधार पर, कि यदि कोई समूह आदिम जीवन शैली जीती है, पुराने विचारधाराओं से, पुराने विचारों से या पुराने अपने संस्कृति से कोई समूह अपनी जीवन शैली जीते हैं, तो इनके आधार पर भी हम उनको जनजातीय घोषित कर सकते हैं। उनकी विशिष्ट संस्कृति होने पर भी हम उनको जनजाति घोषित कर सकते हैं। भौगोलिक अलगाव के आधार पर भी, कि भौगोलिक एक उनके लिए अलग सा समूह है, अलग सा बहुत दूर कहीं भौगोलिक जो अलगाव है उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, जनजाति घोषित कर सकते हैं। बाहरी समाज से दूर रहने पर भी हम किसी जनजाति को क्या कर सकते हैं, एक जनजाति समूह घोषित कर सकते हैं। आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं कि किसी समूह को जनजाति घोषित कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार से क्राइटेरिया दिया था, जिसके आधार पर भारत सरकार ने बहुत सारे समूह को जनजाति घोषित किया था। उन्हीं में से 5 जनजातियों को जो कि उत्तराखंड में निवास करते थे, उनको क्या जनजातीय घोषित कर दिया गया था। धन्यवाद दोस्तों।